गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। एग्ज़ाम की दृष्टि से देखें तो कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज हम देखेंगे सांस्कृतिक विरासत एवं मूल्यों के संरक्षण पर लेख। ये क्वेश्चन कई तरीके से भी पूछे जाते हैं, जैसे कि उन्होंने पूछ लिया आधुनिक भारतीय समाज के मूल्यों का वर्णन कीजिए, इस तरह से भी पूछ सकते हैं। या फिर सांस्कृतिक धरोहर के मूल्य क्या हैं, सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण पर लेख लिखिए या महत्व बताइए। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम सांस्कृतिक विरासत मूल्यों के संरक्षण की बात करेंगे, उसको समझेंगे वो क्या है। तो सांस्कृतिक विरासत एवं सांस्कृतिक मूल्य क्या है। तो हमने पहले भी पढ़ा था कि सांस्कृतिक विरासत में कि जो हमारे पूर्वजों ने उनके पूर्वजों से सीखा और हमने जो हमारे पूर्वजों से सीखा, चाहे वो संस्कार हो, सभ्यता हो, नैतिक आचरण हो, कुछ परंपराएं हो, कुछ ऐसे राष्ट्रीय पर्व हो, सांस्कृतिक पर्व हो, पीढ़ी दर पीढ़ी एक दूसरे को हस्तांतरित होते आए हैं, जो कि हमारी सांस्कृतिक विरासत रहे हैं। उसके साथ साथ ये भी चीजें रही हैं कि हमारी कला, संस्कृति, साहित्य, नृत्य, संगीत और ऐतिहासिक इमारतें और विभिन्न कलाएं, ये हमारी सांस्कृतिक धरोहर एवं विरासत है। इसके अंतर्गत ऐतिहासिक दृष्टि से ऐतिहासिक इमारतें और जो हमारे पूर्वज बहुत सारी चीजें बनाकर गए हैं कि जो हम एक पर्यटक के स्थल में जाकर देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं उनको, और हमें बहुत खुशी होती है कि उस जमाने में भी ये चीजें होती थी क्या। तो इस तरह से यहाँ पे देखो कि सांस्कृतिक विरासत की हम बात करें तो सांस्कृतिक विरासत का राष्ट्रीय एकता के लिए विशेष योगदान रहा है। तो क्या योगदान रहा है, इसको हम एक एक करके समझेंगे। जैसे पहले में है प्राचीन साहित्य का योगदान। तो प्राचीन साहित्य के योगदान में फारसी साहित्य रहा है, सांस्कृतिक साहित्य और हिंदी साहित्य और अन्य भाषाओं के साहित्य रहे हैं। ये क्या है, अभी हम विस्तार से इनकी चर्चा करेंगे। आगे दूसरे नंबर पे देखो बी नंबर पे कि मध्यकालीन कला का योगदान क्या था। तो उस टाइम पे सुल्तानों द्वारा भवन निर्माण, जो पहले सुल्तान राजा वगैरह हुआ करते थे, और फिर प्रांतीय स्थापत्य कला की बात की गई, दक्षिण राज्य की स्थापत्य कला। तो इन सब के बारे में ये कलाएं कैसी थी, अभी हम आगे इनको विस्तार से समझेंगे। अब आता है आपका साहित्य और कला का योगदान। तो उस टाइम पे जो हमारी विरासत थी, जो हमारे पूर्वज देकर गए, तो उस समय का साहित्य क्या था, आज का क्या है, कला क्या थी, और फिर उसके बाद हम देखेंगे जीवन मूल्यों का संरक्षण। तो हम इसको एक एक करके व्यवस्थित रूप से समझेंगे। तो आगे हम देखते हैं कि जैसे हमने बात की यहाँ पर कि ये रहा आपका प्राचीन साहित्य का योगदान। इसमें किस किस तरह के साहित्य थे, हम इसकी बात करते हैं। तो इसके लिए देखो सबसे पहले था फारसी साहित्य। तो फारसी साहित्य में क्या था कि जो दिल्ली के सुल्तान के शासनकाल की बात हो रही है, कि जो दिल्ली के सुल्तान शासनकाल के साहित्य के क्षेत्र में पर्याप्त उन्नति हुई। दिल्ली के समस्त सुल्तानों ने अपने दरबार में फारसी लेखकों, कवियों, दार्शनिकों और आश्रय प्रदान किया। कुछ सुल्तानों ने इतिहासकारों को भी अपने दरबार में स्थान दिया। इनमें हसन, निजामा, मिनहाज मनी और शमसिराज अहमद सरहिंदी आदि के नाम विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं। कवियों में अमीर खुसरो और अमीर हसन भी उल्लेखनीय है, जो कि फारसी साहित्य के अंतर्गत आता है। इसी तरह से संस्कृत साहित्य था। प्राचीन साहित्य के योगदान में संस्कृत साहित्य क्या था, तो इसके लिए संस्कृत साहित्य में था कि दिल्ली सल्तनत काल में संस्कृत साहित्य का दक्षिण में पर्याप्त विकास हुआ है। विजयनगर के शासकों की प्रेरणा से अनेक संस्कृत ग्रंथों की रचना हुई। इस काल में अनेक नाटकों की रचना की गई, जिनमें जयदेव द्वारा लिखित हरकेली नाटक, जय सिंह सूरी द्वारा रचित हमिर मर्दन गणभट्ट का पार्वती परिणय तथा रूप गोस्वामी का ललित माधव आदि नाटक उल्लेखनीय है। कुछ सुल्तानों ने संस्कृत ग्रंथों का फारसी में अनुवाद कराया।
इसी काल में गुजरात के प्रसिद्ध कवि हेमचंद ने अपनी रचनाएं संस्कृत में लिखी। अब हिंदी साहित्य में देखें तो इस युग में ये हिंदी साहित्य देखें, प्राचीन साहित्य के अंतर्गत हिंदी साहित्य, तो इसके अंतर्गत बहुत प्रगति हुई। इसमें पृथ्वीराज के दरबारी कवि चंद्रबाई ने पृथ्वीराज रासो तथा हमिर काव्य नाटक काव्य ग्रंथों की रचना की। दलपति विजय ने कुमान रासों की रचना की। जगन्नाथ ने अल्लाह उदल की प्रशंसा की। अल्लाह खंड नामक काव्य ग्रंथ का प्रणयन किया गया। इसके अतिरिक्त हिंदी में कबीर नानक, रैदास, सूरदास आदि संत काव्य ग्रंथों का प्रणयन किया। इसके अतिरिक्त हिंदी में कबीर नानक, रैदास, सूरदास आदि संतों ने पद्य रचना की। राजस्थान की मीराबाई ने हिंदी की प्रसिद्ध कवियत्री हैं। अब अन्य भाषाओं के साहित्य क्या कह रहे हैं, तो प्राचीन समय में अन्य भाषाओं के साहित्य इस तरह से थे कि प्रांतीय शासन के अंतर्गत भाषाओं के साहित्य की उन्नति बंगाल में महाभारत और रामायण में बंगला भाषा में अनुवाद में किया गया। मतलब अन्य भाषाओं में उन्नति कैसे की गई, जैसे रामायण थी, महाभारत थी, तो अन्य भाषाओं में जैसे महाभारत का अनुवाद बंगाली भाषा में किया गया। और बंगाली विद्वानों ने रघुनंदन मिश्र का नाम विशेष उल्लेखनीय है। नरसिंह मेहता ने गुजराती में अनेक गीतों की रचना की। बाण की कादम्बरी, पंचतंत्र तथा रामायण आदि का भी गुजराती भाषा में अनुवाद किया गया। संत ज्ञानेश्वर ने अनेक गीतों की रचना की। मराठी कवियों में एकनाथ, तुकाराम, नरेंद्र और मुकुंद राम के नाम से विशेष प्रसिद्ध हुए। ये तो हो गई हमारे प्राचीन साहित्य की बात, जिसमें हमने फारसी साहित्य, संस्कृत साहित्य, हिंदी साहित्य और अन्य भाषाओं के साहित्य देखे। अब हमें मध्यकालीन कला के योगदान में, तो मध्यकालीन कला के योगदान में सुल्तानों द्वारा भवन का निर्माण, प्रांतीय स्थापत्य कला और दक्षिण राज्य की स्थापत्य कला के बारे में देखते हैं। तो इसके लिए देखें कि इसमें मध्यकालीन कला का योगदान दिल्ली के सुल्तानों के शासन काल में स्थापत्य कला में विशेष प्रगति हुई। मुसलमानों के आगमन से पहले भारतीय कला उन्नत अवस्था में थी, जिसकी महमूद गजनबी जैसे आक्रमणकारियों ने भी प्रशंसा की थी। उसने मथुरा के मंदिरों के विषय में लिखा है कि यदि कोई व्यक्ति इन जैसे भवन निर्माण कराना चाहे तो उसे 1000 दिनार की 1 लाख थैलियां व्यय करनी पड़ेंगी और कुशल से कुशल शिल्पी यानी जो कारीगर हैं सहायता से भी 20 वर्ष में पूरा नहीं हो। दिल्ली के सुल्तानों में अधिकांश सुल्तानों की इमारतें बनवाने का शौक था। पहले जो मुस्लिम लोग थे वो बहुत ज़्यादा इमारतें बनवाना धनिक वर्ग था, जो उन्होंने दिल्ली के सुल्तानों में अधिकांश सुल्तानों की इमारतें बनवाने का शौक था। उन्होंने अनेक मस्जिदों, इमारतों का निर्माण कराया। यहाँ इस बात का उल्लेख कर देना आवश्यक है कि अधिकांश मस्जिदों का निर्माण हिंदुओं के मंदिरों के विध्वंस करके उनकी सामग्री से हुआ। मतलब जो एक से एक मस्जिदें बनवाई उन्होंने, तो उन्होंने क्या करा था कि हिंदुओं के मंदिर को क्या करा था, विध्वंस किया था, मतलब तोड़ दिया था। उसके बाद उन्होंने अपने मस्जिद का निर्माण किया था। आगे सुल्तानों द्वारा भवन का निर्माण। सुल्तानों द्वारा भवन का निर्माण किस तरह से हुआ था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार और एक मस्जिद का निर्माण करना प्रारंभ किया, लेकिन उसके पूर्ण होने से पूर्व ही उसकी मृत्यु हो गई। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुबुद्दीन ऐबक कोई शासक था। उसने कुतुब मीनार बनाने का, एक मस्जिद का निर्माण करने का सोचा था। निर्माण शुरू होने के पूर्व ही, मतलब निर्माण शुरू भी नहीं होता, उसकी मृत्यु हो गई थी। तो इन इमारतों को उसके उत्तराधिकारी इल्तुतमिश ने पूर्ण कराया। उसका बेटा होगा तो उत्तराधिकारी। इसके अतिरिक्त उसने बदायूं में एक मस्जिद का निर्माण कराया। अजमेर में बना हुआ 2.5 दिन का झोपड़ा भी एक मस्जिद है, जिसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। और इल्तुतमिश ने उसे अलंकृत किया। इल्तुतमिश की बनवाई इमारतों से सबसे अधिक महत्वपूर्ण है उसके ज्येष्ठ पुत्र का मकबरा, जो सुल्तानगढ़ी के नाम से प्रसिद्ध है। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने
अनेक किलों और महलों का निर्माण कराया। सीरी दुर्ग सर्वाधिक प्रसिद्ध है, उसकी इमारतों में अलई दरवाजा, हजार सितुन और जयात खाना मस्जिद विशेष उल्लेखनीय है। इसके बाद गयासुद्दीन तुगलक बाग का निर्माण कराया तथा फिरोजबाद तुगलक में फिरोजबाद, फतेहबाद, जौनपुर, हिसार आदि नगरों को बसाया। सैयद और लोधी काल में अनेक मकबरों का निर्माण हुआ। सैयद शासकों के काल में 2 मकबरे, सैयद मकबरा, मोहम्मद साहब का मकबरा उल्लेखनीय है। लोधी शासकों के काल में सिकंदर का मकबरा उल्लेखनीय है। लोधी शासकों के काल में सिकंदर का मकबरा, मोहम्मद साहब का मकबरा, बड़े खां, छोटे खां का मकबरे और मोट की मस्जिद उल्लेखनीय है। तो इस तरह से सुल्ताना द्वारा भवन का निर्माण हुआ। ये विरासत है, ऐतिहासिक विरासत है। फिर प्रांतीय स्थापत्य कला देखें। प्रांतीय स्थापत्य कला क्या थी? तो ये थी कि प्रांतीय शासकों ने भी महलों, मस्जिदों और मकबरों का निर्माण कराया। मालवा की राजधानी मांडू में अनेक इमारतों का निर्माण हुआ। देखा होगा मांडा आप लोगों ने, है ना? तो वहां पे जिनमें जामा मस्जिद, हिंडोला महल, जहाज महल, बाज बहादुर, रानी रूपमती का महल विशेष उल्लेखनीय है। जौनपुर में सकी सुल्तान इब्राहिम के समय में बनी हुई अटाला मस्जिद अपने सौंदर्य के लिए विख्यात है। यह मस्जिद अटाला देवी के मंदिर को तोड़कर बनवाई गई थी। इसके अतिरिक्त वहां की जामा मस्जिद और लाल दरवाजा मस्जिद भी अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। बंगाल के शासकों ने भी अनेक इमारतों का निर्माण करवाया, जिनमें हुसैन शाह का मकबरा, बड़ा सोना मस्जिद तथा कदम रसूल मस्जिद आदि सुविख्यात इमारतें हैं। गुजरात के शासकों द्वारा निर्मित अहमदाबाद तथा चंपार की जामा मस्जिद भी दर्शनीय है। तो इस तरह से मध्यकालीन कला का योगदान देखा। अब हम आते हैं अगले तीसरे नंबर पे। देखो, यह है साहित्य और कला का योगदान क्या था। तो साहित्य और कला के योगदान में हम देखें तो साहित्य, कला और फिर इसके बाद हम आएंगे जीवन मूल्यों के संरक्षण। तो अब हम देखते हैं साहित्य और कला में क्या था कि साहित्य और कला में हम देखें तो भारत की सांस्कृतिक विरासत, भारत की सांस्कृतिक जो विरासत थी वो साहित्य के दौर पे देखी जाए कि यहाँ पर सबसे पहले साहित्य और कला का योगदान में हम देखें साहित्य, तो साहित्य में भारतीय साहित्य परंपरा भिन्न भिन्न प्रकार की थी। भारतीय साहित्य में इस प्रकार की धार्मिकता थी कि मानवीय हीनताओं पर कटाक्ष कम मिलता था। भारतीय साहित्य में सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद हम देख चुके हैं। चारों वेदों में 1-2 मूल मंत्रों का संग्रह है। अन्य ब्राह्मण, आरण्य, उपनिषद और टीकाएं हैं। अन्य तीनों वेदों में ऋग्वेद की ही पुनरावृत्तियां हैं। इनमें उच्च कोटि का काव्य मिलता है। ब्राह्मणों में कर्मकांड की मीमांसा है, परंतु आरण्य उपनिषदों में तत्व ज्ञान का निचोड़ है। कहा गया है कि वेद तो गाय हैं, जिनका दूध उपनिषद है, जिनका मक्खन गीता है। इस समय 200 उपनिषद प्राप्त हैं, जिनमें से 18 प्राचीन माने जाते हैं। तो इस तरह साहित्य की बात देखें तो साहित्य में इस तरह की बातें रखी गई हैं और साहित्य श्रुति कहलाती हैं, उन पर टीकाएं स्मृति कहलाती हैं। प्राचीन संस्कृत साहित्य के बाद प्राकृत साहित्य आता है, जिसका प्रसार गौतम बुद्ध एवं महावीर स्वामी के समय हुआ। प्राकृतों में शोर, सैनी, पैसाची, महाराष्ट्री आदि बोलियां थी, जिनका और भी बिगड़ा हुआ रूप अपभ्रंश बना। जिन प्राकृतिक साहित्य था जैसे पाली, अर्धमागधी भिन्न हो गई। पाली ग्रंथों में बुद्ध के त्रिपिटक हैं, जिनके विजय पिटक, सूक्त पिटक तथा अधिधम्म पिटक हैं। मिलिंड एवं जातक पाली के दूसरे महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। भिक्षु और भिक्षुणियों की गीत रचना का संग्रह क्षीर गाथा, फेरी गाथा के नाम से प्रसिद्ध है। बौद्ध शिक्षा में छात्र को भिक्षु और छात्राओं को भिक्षुणी बोला जाता था। तो इस तरह अपना साहित्य था। फिर आते हैं कला में। तो कला के लिए प्राचीन युग में क्या था कि काव्य कला, संगीत, वास्तुशिल्प, चित्रकला आदि का विकास भी महत्वपूर्ण है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त मूर्तियां, बर्तन, सिक्के आदि यह बताते हैं कि उस समय सभ्यता कितनी विकसित थी। उनके बाद नालंदा, राजगृह, सारनाथ, सांची आदि स्थानों पर भूमि आदि मूर्तियां मिलती हैं,
जिनमें प्राचीन शिल्पकला, वास्तुकला का परिचय मिलता है। बाहुबली ग्वालियर के किले में उत्कीर्ण विशाल जैन मूर्तियां हैं। इस तरह से प्राचीन मूर्ति कला के सुंदर प्रमाण मिलते हैं। इस शिल्प की विशेषता न केवल उसमें कोमल अंकन बल्कि उसकी भव्य कल्पना रमणीय है। जैसा कि सारनाथ से प्राप्त होने वाले अशोक स्तंभ, वृद्धि मूर्ति तथा मथुरा संग्रहालय कनिष्क की मूर्तियां इसके प्रमाण हैं। अब कांचीवरम के मंदिर, उनमें आम मलक शिखर, बौद्धों के विहार, गुफाओं में उत्कीर्ण संगम, प्राचीन स्थापत्य ऐसे नमूने हैं। तो इस तरह से जिन्हें हम कभी नहीं भुला सकते, तो उनमें अंकित भित्ति चित्र, बात के साक्षी, रेखा, रंग, प्रतिभा, इस तरह से तो प्राचीन भारतीय संगीत मूल पीठिका सामवेद से है तथा उनसे भी पूर्व शिव के तांडव नृत्य विस्तृत बताए गए हैं। संगीत पर कई प्राचीन ग्रंथ मिलते हैं, जिनमें भारत का नाट्य शास्त्र, कल्हड़ की राजतरंगिणी प्रसिद्ध है। जयदेव एवं विद्यापति जैसे कवियों ने जिस कला को और आगे बढ़ाया, तो उसका मूल रूप से घुमत गायन मिलता है। आगे हम देखें कि व्यक्ति हो या समाज, उसकी पहचान उसके द्वारा अपनाए गए मूल्यों एवं मन में पलती हुई आकांक्षाओं से होता है। जीवन मूल्य वे होते हैं जो व्यक्ति या समाज की जीवन शैली के संबंध में सही जानकारी देते हैं। मूल्य एवं आकांक्षाएं हैं जो दर्पण है, एक आईना है, जिनसे समाज का सही रूप प्रतिबिंबित होता है। आकांक्षाएं किसी भी समाज में क्या स्तर है, क्या सोच है, क्या बनना चाहते हैं, इससे स्पष्ट होता है। मूल्य यह बताते हैं कि इन आकांक्षाओं की पूर्ति कोई भी समाज किस प्रकार अपनी जीवन शैली को अपनाकर कर सकता है। एक उदाहरण के तौर पर हम देखें कि भारतीय समाज की यह आकांक्षा है कि वह संसार में एक सफल स्वतंत्र रूप में उभरे, जिसके लिए उसे प्रजातांत्रिक मूल्यों को अपनाना होगा। वे मूल्य जिनमें व्यक्ति की इच्छाओं का मत सम्मान हो, उसे स्वतंत्रता हो, प्रत्येक व्यक्ति के साथ समानता का व्यवहार हो, प्रत्येक व्यक्ति को सामाजिक न्याय मिले। इस प्रकार आकांक्षाओं का मूल्य के साथ साथ बहुत निकट का संबंध होता है। मूल्य शब्द का संबंध अर्थशास्त्र से होता है। मूल्य दो प्रकार के होते हैं। एक प्रकार का मूल्य जो परिश्रम से संबंधित होता है, इसे निमित्त मूल्य कहा जाता है। दूसरे प्रकार का मूल्य निमित्त न होकर स्वलक्ष्य होता है एवं आत्मश्रेयी होता है। उदाहरण के लिए कहें कि सत्यम शिवम सुंदरम, तीन ऐसे तुल्य और आत्मश्रेयी हैं। हम यहाँ उन मूल्यों की बात करते हैं जो निमित्त नहीं है। इन मूल्यों को जो समाज अपनाता है, वह अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए अपनाता है। अब हमें लास्ट में आता है कि ये आपका देखें जैसे कि है जीवन मूल्यों का संरक्षण। तो इसके बारे में हम देखते हैं कि जीवन मूल्यों के संरक्षण में उभरते भारतीय समाज के मूल्य आकांक्षाओं को पूर्ण करने के लिए जीवन मूल्यों का संरक्षण आवश्यक है। नंबर 1 में है कि लोकतांत्रिक मूल्य क्या होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के सम्मान, उनकी स्वतंत्रता, रक्षा, असहमति का आदर, स्वतंत्र चिंतन के लिए अवसर, निष्पक्ष निर्णय लेने का विकास, अपने विचारों को अभिव्यक्ति और करने का अधिकार, अनुशासन, साहस, विनम्रता, सहयोग, सहनशीलता, ये सारी चीजें लोकतांत्रिक मूल्य के अंतर्गत आती हैं। फिर आता है आध्यात्मिक एवं नैतिक मूल्य। तो प्रत्येक व्यक्ति के प्रति प्रेम, करुणा, क्षमा, दूसरों के दुख को अपनाना, दुख को समझना, अहिंसा, सत्य, अहिंसा, परिग्रह, आध्यात्मिक एवं नैतिक मूल्य जीवन में उतारने हेतु आवश्यक है। फिर जीवन मूल्यों के संरक्षण में एक तीसरी चीज और आती है कि राजनीतिक मूल्य। स्वच्छ राजनीति करना, असत्य का सहारा न लेना, निश्चित दिशा निर्धारित कर अच्छे साधनों को अपनाना, भ्रष्टाचार एवं गंदे राजनीतिक हथकंडों से अपने आप को अलग रखना राजनीतिक मूल्यों की श्रेणी में आते हैं। अब हम आते हैं 4 नंबर पर। तो इस पे है कि आर्थिक मूल्य क्या होते हैं। तो एक अच्छी अर्थव्यवस्था बन सके तथा आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो, इस दृष्टि से श्रम के प्रति निष्ठा, उत्कृष्ट कोटि का उत्पादन, अनुचित ढंग से लाभ पाने का प्रयास नहीं करना, समय की पाबंदी, व्यवहार में ईमानदारी,
और आर्थिक मूल्य अपनाने होंगे। अब जीवन मूल्यों के संरक्षण में एक लास्ट पॉइंट और देखते हैं, जो कि है शैक्षिक मूल्य। इसमें देखें कि पूर्ण निष्ठा के साथ अध्ययन करना, अनुचित तरीके से सफल होने का प्रयास नहीं करना, विषय का गहराई के साथ अध्ययन करना और राष्ट्रीय भावना विकसित करना, अंतरराष्ट्रीयता की भावना का विकास करना, भावनात्मक एवं राष्ट्रीय एकता का विकास करना, ऊंच नीच भावना तथा छुआछूत की भावना से ऊपर उठना, गुरुजनों के प्रति श्रद्धा सम्मान रखना, अपने देश के प्रति अन्याय न करना, प्रेम आदि मूल्यों को अपनाना। यदि हम भारतीय समाज की आकांक्षाओं जैसे कि सबके लिए शिक्षा, नेतृत्व, राष्ट्रीय हित, लोकतंत्र में आस्था, सामाजिक न्याय आदि परिपूर्ण करना है, तो देश को आर्थिक दृष्टि से कमजोर लोगों के शोषण से मुक्त कराना। यदि हम सही अर्थ में धर्मनिरपेक्ष समाज के रूप में स्वयं को प्रस्तुत करना है एवं सर्वजन हिताय की भावना का विकास करना है, तो भारत में भावनात्मक एकता स्थापित करनी है, तो इन आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, स्वतंत्रता, समानता आदि जीवन के मूल्यों को अपनाना होगा और भारतीय समाज की आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए इन मूल्यों को सार्थक प्रमाणित करना होगा। तो इस तरह से हमने देखा कि हमारी जो सांस्कृतिक विरासत थी, मूल्य थे, उनके अंतर्गत सांस्कृतिक विरासत के राष्ट्रीय एकता के लिए विशेष योगदान क्या रहे। फिर हमने देखा कि जीवन मूल्यों का संरक्षण क्या रहा। इस तरह से हमने ये समझा। अब नेक्स्ट, थैंक यू।